नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग बजट के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने बताया था कि इस वीडियो में हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कर के बारे में पढ़ेंगे। कर क्या होता है, सरकार द्वारा कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कर के बारे में कुछ संवैधानिक प्रावधान जान लेते हैं। कर यानी टैक्स, पूरा इकोनॉमिक्स टिका हुआ है इस पे। जब टैक्स नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो इकोनॉमिक चलेगा कैसे। देखिए, टैक्स तो आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा कोई भी कर बिना संवैधानिक संशोधन के नहीं लगाया जा सकता। यानी अगर भारत सरकार नागरिकों पे कोई कर लगाना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक होगा कि वो संसद में कानून बनाए इसके लिए, ठीक ना। बिना कानून बनाए नागरिकों पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता। ये कौन से अनुच्छेद में कहा जाता है? अनुच्छेद 265 में। इसको आप लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं, लिख लीजिए कि अनुच्छेद 265 में संविधान कहता है कि अगर सरकार नागरिकों पे कोई कर लगाना चाहता है तो इसके लिए आवश्यक है कि वो संवैधानिक संशोधन करे या उसके लिए कानून बनाए या अधिनियम लेके आए, ठीक ना। फिर अनुच्छेद 266 क्या कहता है? अनुच्छेद 266 कहता है कि केंद्र सरकार की अपनी संचित निधि होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अपनी संचित निधि होगी। राज्य सरकार की संचित निधि, ठीक ना। तो यहां पे संविधान ये कहता है कि जब अनुच्छेद 265 के तहत सरकार टैक्सेस नागरिकों पे लगा के पैसा वसूलता है तो केंद्र सरकार के हिस्से की जो राशि होती है वो केंद्र की संचित निधि में चली जाती है और राज्य सरकार के हिस्से की जो राशि होती है वो राज्य की संचित निधि में चली जाती है। तो अनुच्छेद 266 कहता है कि अगर केंद्र सरकार अपनी संचित निधि से पैसा निकालना चाहता है तो इसके लिए उसको संसद से परमिशन लेना पड़ेगा। और अगर राज्य सरकार भी संचित निधि से पैसा निकालना चाहता है तो उसको विधानसभा से परमिशन लेना पड़ेगा। यानी विधानसभा के परमिशन के बिना राज्य सरकार पैसा नहीं निकाल सकता अपने कोष से और केंद्र सरकार संसद के बिना पैसा नहीं निकाल सकता, ठीक ना। उसके बाद अनुच्छेद 267(1) और अनुच्छेद 267(2). अनुच्छेद 267(1) क्या बताता है? केंद्र की आकस्मिकता निधि। यानी अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी पड़ जाए, जैसे हम लोग घर में ही कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए रख देते हैं, तो अनुच्छेद 267 केंद्र को इमरजेंसी में पैसा देने के लिए एक निधि बनाई जाती है जिसको हम आकस्मिक निधि बोलते हैं। तो अनुच्छेद 267(1) के तहत केंद्र की आकस्मिक निधि होती है और अनुच्छेद 267(2) के तहत राज्य की आकस्मिक निधि होती है। केंद्र को अगर किसी बात का इमरजेंसी पड़ जाए, जैसे कोरोना आ गया या कोई ऐसी त्रासदी आ गया, आपदा आ गया, तो यहां से पैसे ले सकता है। और अगर राज्य को कोई किसी आपदा का सामना करना पड़ जाए तो वो यहां से पैसे ले सकता है, ठीक ना। तो ये संविधान में थोड़ा बहुत टैक्सेस के बारे में था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही था कि आर्टिकल 265 में ये कहा गया है कि सरकार पब्लिक पे कोई कर लगाएगी तो उसके लिए उसे संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता होगी या अधिनियम बनाने की आवश्यकता होगी। और अनुच्छेद 266 में कहा गया अगर सरकार पैसा लेना भी चाहता है, निकालना भी चाहता है अपने कोष से, तो इसके लिए भी उसको संसद से परमिशन लेने की आवश्यकता होगी, ठीक ना। अब आते हैं अपने मुद्दे पे कि कर क्या होता है। देखिए, कर ना सरकार को चलने के लिए जो सबको चलने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अगर हम आप ही चल रहे हैं तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है अपने रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो उसी तरह सरकार के पास कुछ आवश्यकताएं होती हैं, सरकार की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसको पूरा करने के लिए सरकार को कर वसूलना पड़ता है, टैक्सेस लेना पड़ता है। ये टैक्स सरकार पब्लिक से ही लेती है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि ये पब्लिक है और ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो ये इसी से पैसा लेती है कर के रूप में और इसी पे पैसा खर्चा करती है
ठीक ना। इसके लिए सड़क बनाएगी, रेल बनाएगी, ठीक ना, तमाम योजनाएं निकालेंगे जैसे कि पीएम किसान सम्मान, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। तो अपनी योजनाओं के संचालन के लिए ना सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो पैसे प्राप्त करने के लिए सरकार पब्लिक पे टैक्स लगाती है, ठीक ना। उसी को हम आज पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए सरकार में पब्लिक पे दो तरीके से टैक्स लगाती है। सरकार पब्लिक पे दो तरीके से टैक्स लगाती है, जिसको हम लोग दो कर कहते हैं। एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि सरकार को जो टैक्स सीधे व्यक्ति या संस्था से प्राप्त हो जाती है, ठीक ना। मान लीजिए मेरा इनकम हुआ तो मैं सीधे तौर पे सरकार को टैक्स दे दूंगा। तो जो कर सरकार को सीधे व्यक्ति अथवा संस्था से प्राप्त होती है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक ना। और अप्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जो व्यक्ति को सीधे संस्था से प्राप्त नहीं होती। जैसे मान लीजिए अगर हम बिस्किट खरीदेंगे तो हम पहले पार्ले जी कंपनी को टैक्स के रूप में दे देंगे, ठीक ना। उसके बाद पार्ले जी कंपनी ये बताएगी सरकार को कि हमने इतना बिस्किट बेचा, इस पे इतना टैक्स इकट्ठा हुआ और ये सरकार का हिस्सा है। जैसे आप लोगों को याद होगा पहले जब हम लोग मोबाइल में रिचार्ज करते थे तो हम लोग वोडाफोन या एयरटेल जो भी आप रिचार्ज करते थे उसको कितना रुपया देते थे। मान लीजिए एयरटेल को लेके चलते हैं, इसको हम 10 रुपया देते थे एयरटेल कंपनी को, लेकिन हमारे मोबाइल में बैलेंस कितना था 7.37 रुपए के आसपास आता था। यानी ये जो 2.63 रुपया है क्या है, ये टैक्स। तो हमने किसको दिया, एयरटेल कंपनी को, और एयरटेल कंपनी ने किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया। तो जो ऐसे टैक्स दिया जाता है उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। यानी ये सीधे व्यक्ति से प्राप्त नहीं किया जाता, ये कंपनियों से प्राप्त किया जाता है। जब कंपनियां अपनी वस्तु को नागरिकों को बेचती हैं उन पर उनको टैक्स प्राप्त होता है, तो उससे प्राप्त किया जाता है। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो प्रत्यक्ष कर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है। पहले तो हम प्रत्यक्ष कर में देखिए आपका इनकम टैक्स आ जाएगा, कारपोरेशन टैक्स आ जाएगा या कारपोरेट टैक्स आ जाएगा, फिर कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद गिफ्ट टैक्स आ जाएगा, उसके बाद एसेट टैक्स आ जाएगा, संपत्ति टैक्स। इसको हम लोग बोलेंगे आय कर, इसको बोलेंगे निगम कर, इसको बोलेंगे संपत्ति अर्जन कर, इसको बोलेंगे उपहार कर, और इसको बोलेंगे संपत्ति कर, ठीक है ना। अप्रत्यक्ष कर का जो सबसे बड़ा उदाहरण है ना वो जीएसटी है। जो जीएसटी हमारा है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। क्योंकि हम लोगों का आज का टॉपिक प्रत्यक्ष कर रहने वाला है, तो इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष कर पे ज्यादा फोकस करेंगे। फिर जब अप्रत्यक्ष कर पढ़ाएंगे तो उसमें भी हम बताएंगे कि अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए आज हम प्रत्यक्ष कर शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष कर में आज इनकम टैक्स पढ़ेंगे, धीरे धीरे 2-3 क्लास में पूरा खत्म होगा, ठीक ना। तो हमने क्या बताया कि प्रत्यक्ष कर सीधे सीधे तौर पे सरकार व्यक्ति अथवा संस्था से प्राप्त कर लेती है, ठीक ना। उसको किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या कर बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, ठीक ना। तो अब हम यहां से डिस्कशन चालू करेंगे प्रत्यक्ष कर के बारे में। प्रत्यक्ष कर में भी तो सबसे पहला कर हमने क्या बताया, इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स क्या होता है, जो हम आय प्राप्त करते हैं, ठीक ना। जो हम आय वो चाहे किसी भी स्रोत से हम आय प्राप्त करें, चाहे हम जुआ खेल के प्राप्त करें, चाहे वो हम कोई व्यवसाय करके प्राप्त करें, चाहे वेतन के माध्यम से प्राप्त करें, ठीक ना, चाहे व्यापार से प्राप्त करें, हम जैसे भी आय प्राप्त करेंगे तो हमारे आय पर जो टैक्स लगता है उसी को बोलते हैं आय कर। यानी हमने जो इनकम किया उस पर जो टैक्स लगता है वो बोला जाता है आय कर। अब सरकार द्वारा अलग अलग स्लैब बनाए जाते हैं कि भाई इतने तक अगर आप आय प्राप्त करते हैं तो आपके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा आय प्राप्त करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो देखिए आयकर क्या होता है कि आय पर लगने वाला कर, आयकर आय पर लगने वाला कर।
ठीक ना। तो आय के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं? वेतन, आप वेतन से आय कर सकते हैं, व्यापार अथवा व्यवसाय से आय कर सकते हैं, उसके बाद व्यापार अथवा व्यवसाय से, उसके बाद ब्याज से हम आय प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ पैसा हम किसी को लोन पे दिए, उससे जो हमको ब्याज प्राप्त हुआ, उससे हम आय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब हमको आय करने के तरीके अलग अलग हैं। वेतन, व्यापार, व्यवसाय, ब्याज। मान लीजिए अगर आप कोई व्यवसाय करने गए, वहां पे आप 100 रुपया लगाए, ठीक ना, और आप व्यवसाय के परिणाम स्वरूप 150 रुपया कमाए, तो 100 रुपया आपका क्या हो गया? पूंजी हो गया। 50 रुपए का क्या आपका हो गया? आय हो गया। तो ये 50 रुपये पर आपको आयकर देना पड़ेगा, ठीक ना। तो आयकर क्या होता है? जो हमारे आय पर लगता है, उस कर को हम क्या बोलते हैं? आयकर बोलते हैं, ठीक ना। अब कितना आप आय प्राप्त करेंगे कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कितना आय प्राप्त करने पर आपको छूट मिलेगा, उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं, ठीक ना। टैक्स स्लैब जिसको हम बोलते हैं, देखिए टैक्स स्लैब, यहां पर हम थोड़ा टैक्स स्लैब समझ लेते हैं। हालांकि ये हर साल बदलता रहता है, लेकिन हम 2024-25 का टैक्स स्लैब देख रहे हैं। देखिए, गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप 3 लाख तक आय प्राप्त करते हैं तो आपको 0 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। यानी देखिए, कई बार प्रश्न आता है ना कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया आय प्राप्त करता है तो क्या उस पर आयकर लगता है? तो हाँ लगता है, लेकिन 0 रुपया लगता है। ये नहीं कहेंगे कि नहीं लगता है। आय, आप 1 रुपया भी अगर आप आय करते हैं ना, तो उस पर टैक्स लगता है, लेकिन उस पर 0 रुपया लगता है। तो प्रश्न ऐसा आया है कई बार कि कोई व्यक्ति अगर आय प्राप्त करता है तो उस पर टैक्स, मतलब 1 लाख रुपया अगर आय प्राप्त करता है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? हाँ देना पड़ता है, 0 रुपया देना पड़ता है। तो टैक्स स्लैब 2024-25 क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 3 लाख रुपया तक कमाई करता है तो उसको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है, मतलब 0 रुपया टैक्स देना है। अगर 3 लाख से 6 लाख तक के बीच उसकी कमाई है तो उसको कितना देना है? 5% टैक्स देना है, ठीक है ना। अगर 6 से 9 लाख रुपया तक कमाई है तो 10% टैक्स देना है। 9 से अगर 12 लाख रुपया तक कमाई है तो 15% टैक्स देना है। और 12 से 15 रुपया, अगर 15 लाख रुपया कमाई है तो 20% टैक्स देना है। और अगर 15 लाख से अधिक है तो 30% टैक्स देना है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, आप चाहे किसी भी स्रोत से ये आय प्राप्त करें, ये मायने नहीं रखता। आपको अगर सैलरी मिल रही है वो भी, या आप कोई व्यवसाय किए हैं उससे जो आपको लाभ प्राप्त हुआ वो भी, ये आपके ना पूंजी पर नहीं लगता है। जो इनकम टैक्स होता है पूंजी पर नहीं लगता है। पूंजी पर इसलिए इनकम टैक्स नहीं लगता है क्योंकि आप जब भी उस पूंजी को कमाए होंगे तो उस पर पहले से ही टैक्स लग चुका है। जैसे मान लीजिए अगर आज हमारे पास 100 रुपया है तो हम 100 रुपये का टैक्स सरकार को पहले ही दे चुके हैं, इसीलिए सरकार पूंजी पर टैक्स नहीं लेता है। सरकार किस पे लेता है? उस पूंजी को जब आप लगाए, जैसे आप किसी व्यापार में 100 रुपया लगाए, उससे आपको जो लाभ प्राप्त हुआ, आप 50 रुपया कमाए तो सरकार उस पर टैक्स लेगा, आपके 100 रुपया पर आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। तो सरकार क्या कहता है, तुम किसी भी स्रोत से अगर 3 लाख रुपया तक कमा रहे हो तो तुमसे 1 रुपया टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अगर 3 से 6 लाख रुपया तक कमा रहे हो तो हम तुमसे 5% टैक्स लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ लोग समझते हैं कि अगर 6 लाख रुपया पर 5% टैक्स लगता है तो जैसे 6 लाख गुणते 5/100, तो हमको 30,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। जब सरकार बोलता है कि 3 लाख से 6 लाख तक आपको टैक्स देना पड़ता है, तो यहां भी आपको 3 लाख रुपया पर 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है ना। 3 लाख रुपए पर आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है। अब इस 6 लाख में से क्या करेंगे? 3 लाख माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 लाख। तो आपको, आपके पास जो पैसा 3 लाख रुपया से ज्यादा है उसी पर टैक्स देना है। तो टैक्स कितना बनेगा? 3 गुणते 5/100, तो 15,000 टैक्स बनेगा, ठीक ना। समझ रहे हैं? मतलब कि अगर सरकार बोल रहा है कि हम 6 लाख रुपए पर 5% टैक्स लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 से लेकर 6 लाख पर आपसे टैक्स लेगा।
वो 1 से लेकर 3 लाख तक आपको छूट देगा, ठीक ना। उसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक आपसे टैक्स लेगा। अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं, थोड़ा इसको इरेज करते हैं फिर समझते हैं। देखिए, अब मान लीजिए अगर आपकी कमाई 9 लाख रुपए है, 9 लाख रुपए है, ठीक ना। और सरकार क्या बोलता है कि अगर आप 9 लाख रुपए कमाते हो तो आप पर 10% टैक्स लेंगे। तो यहां भी वही नियम लागू होगा, 0 से 3 लाख तक आप पर 0% टैक्स, 3 से 6 पर आपका 5% टैक्स, 6 से 9 पे आपका 10% टैक्स। तो बात को ध्यान दीजिए, 9 लाख रुपया को ये 3 तरह से डिवाइड कर देगा, ठीक ना। तो आपका टैक्स कितना बना, 0 से 3 लाख 0%, 3 से 6 लाख पे 5% यानी 15,000, ठीक ना। और 6 से 9 यानी 3 लाख पे 10% यानी 30,000, ठीक ना। तो आपका टैक्स कितना लगेगा, 45,000। न कि 9 लाख पे 10% का मतलब 90,000 आपको टैक्स देना है, ठीक ना। टैक्स जब लगाता है सरकार ना तो वो इन सब स्लैब को के होते हुए जाता है। मतलब अगर 15 लाख तक जाएगा, अगर आपको 15 लाख से ऊपर इनकम है तो सिर्फ 15 लाख से जो ऊपर है उसी पर 30% का टैक्स लगेगा। मान लीजिए अगर आप 15 लाख से ऊपर, मान लीजिए आपका पैकेज 18 लाख है, ठीक है ना। तो इसमें 15 लाख से ज्यादा कितना है, 3 लाख ही ज्यादा है। 18 लाख 15 लाख से 3 लाख ज्यादा है, तो इस 3 लाख पे 30% टैक्स लगेगा। 3 लाख गुणते 30 बटा में 100, ठीक ना। तो 2 जीरो 3 तरीके 90,000, ठीक ना। तो इस पर लगता है, ऐसा नहीं है कि 0 से लेके 15 पे 30% लगा के और 4.5 लाख आपसे रुपया ले लेगा। तो टैक्स ऐसे लगता है, ठीक ना। 3 लाख तक 0, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, उससे ऊपर 20% और उससे ऊपर 30%। तो ये होता है इनकम टैक्स। देखिए इनकम टैक्स ना सर, अभी आप इतने से मत परेशान हो जाइए कि आपसे इनकम टैक्स ले लिया आपको छोड़ देगा। मोटा मोटी अगर हम आपसे कहना तो अगर आप 10 रुपया कमा रहे हैं ना तो किसी न किसी तरीके से 6-7 रुपया सरकार ही ले लेता है। कैसे ले लेता है, कुछ इनकम टैक्स के रूप में ले लेगा, फिर कुछ इनडायरेक्ट टैक्स है जब कोई सामान खरीदने जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप से इनकम टैक्स ले लिया, उसके बाद जो आप पैसा बचा लिए उसके बाद गए आप कार खरीदने, कार पे 100% टैक्स ले लेगा आपसे, ठीक है ना। आप बिस्किट खरीदने गए, आप एसी खरीदने गए, पंखा खरीदने गए, कूलर खरीदने गए, फ्रिज खरीदने गए, तो सरकार आपसे सब पर टैक्स लेगा, ठीक ना। तो इसीलिए औसतन अगर हम 10 रुपया कमाते हैं ना तो सरकार हमसे 5 से 6 रुपया टैक्स ले लेता है। 5 से 6 नहीं कहेंगे, 6 से 7 रुपया टैक्स ले लेता है, ठीक ना। अब इनकम टैक्स दे के हम नहीं बच गए, अभी 2 तरह का टैक्स सरकार और लगाता है इनकम टैक्स पे ही। सरकार इनकम टैक्स पे ही 2 तरह का टैक्स और लगाता है, एक को बोला जाता है सेस और एक को बोला जाता है सरचार्ज, ठीक ना। सेस को विशिष्ट कर बोलते हैं और सरचार्ज को अधिभार बोलते हैं, ठीक ना। अब पहले हम सरचार्ज जानेंगे क्या होता है, उसके बाद हम सेस जानेंगे, ठीक ना। तो सरचार्ज वो होता है ना कि जब सरकार ये देखता है कि एक व्यक्ति एक हद से ज्यादा पैसा कमा रहा है, ठीक ना, तो ये अमीर व्यक्तियों पर लगा दिया जाता है, अमीर व्यक्तियों के टैक्स पर टैक्स लगा दिया जाता है। जैसे सरकार देख रहा है कि कोई व्यक्ति 50 लाख से ज्यादा इनकम कर रहा है, 50 लाख से ज्यादा आय प्राप्त कर रहा है, ठीक ना। तो ये क्या करेगा ना कि इस व्यक्ति ने जो इनकम टैक्स दिया है, जैसे मान लीजिए कि 15 लाख से ज्यादा कितना है, 50 लाख 35 लाख के आसपास ज्यादा है, तो इस 35 पे 30% टैक्स लेगा, पैंतीस एक, ठीक ना। 35 लाख 2 जीरो गया यहां से, उसके बाद 35 गड़बड़ फिर से हम करते हैं, मैथ ठीक होने बहुत देश होगा तो ठीक, गुणते 30 बटा में 100, यहां से 2 जीरो गया, ठीक ना। अब 3 जीरो 1 4 जीरो, 3 5 15 3 9 10, तो 10,50,000 यानी 10.5 लाख,
तो आप देख रहे हैं कि 15 लाख से कितना ज्यादा इसके पास है, 35 लाख ज्यादा है, तो 15 लाख तक तो अलग अलग स्लैब है, 15 लाख से आपकी ज्यादा इनकम है तो 30% टैक्स लगता है। तो अब सर चार्ज ना इसके ऊपर लगता है, ना कि आपके पूरे पैसे पे लगता है। जो आप ये टैक्स दिए, जो इनकम टैक्स देंगे तो उसके ऊपर लगता है। हम इसको ना आसान भाषा में समझने के लिए हम 100, 200 या 1000, 1500 पैसा लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए, समझने के लिए मान लीजिए आपका इनकम कितना है, आपका इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक ना, 1 लाख रुपए आपका इनकम है, और सरकार बोलता है कि भाई कि जो तुम 1 लाख रुपए कमाए हो ना, इस पर मुझे 10% इनकम टैक्स दे दो। क्या दे दो? 10% इनकम टैक्स दे दो। तो आपको इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा? 10,000, ठीक ना, 10,000 आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। सरकार कहता है कि भाई देखो तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, ठीक ना, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, तो अब इस पर ना मुझे सर चार्ज दो ना। तो फिर सरकार इसमें क्या करेगा, मान लीजिए कि 10% सर चार्ज ले लिया, तो 1,000 बच गया, ठीक ना। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि जो सर चार्ज है ना, ये मूल इनकम पे नहीं लगाया जाता है, यही गलीमत है। कहीं अगर मूल इनकम पे लगा देंगे तो पता चलेगा कि 20% टैक्स हो जाएगा। सर चार्ज किस पे लगाया जाता है? 10 लाख, अरे सर चार्ज किस पे लगाया जाता है? वो इनकम टैक्स पे लगाया जाता है। आपसे जितना इनकम टैक्स वसूला गया उसके ऊपर सर चार्ज लगाया जाता है, ठीक ना। सर चार्ज ऐसा नहीं है कि आपका मेन इनकम जो है उस पर लगा दिया गया। अब बात को ध्यान दीजिए, ये जो सर चार्ज लगाने का प्रथा है ना, इसके लिए भी एक स्लैब बनाया गया। उस स्लैब को हम समझ लेते हैं। सरकार बोलता है कि अगर आप 50 लाख तक इनकम कर रहे हो तो आप पर 0 रुपया यानी 0 रुपया सरचार्ज लगेगा, ठीक ना। इसको भी आप याद कर सकते हैं, 2024-25 का डाटा है। इसको थोड़ा ना कंपेरिजन करके बताते हैं, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए सरकार बोलता है अगर 50 लाख कमाते हो, ये 2023-24 का डेटा हम देख लेते हैं, और 2024-25 हर साल बदलता रहता है, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं, ठीक ना। तो सरकार बोलता है कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो, यानी 50 लाख रुपया तक कमा रहे हो, तो आपको 0 रुपया सर चार्ज देना है। कितना देना है? 0 रुपया। 2023-24 में भी 0 रुपया देना था, और अभी भी 0 रुपया देना है। लेकिन 50 लाख से अगर 1 करोड़ तक पहुंच गए तो फिर आपको 5%, सॉरी 10% सर चार्ज देना पड़ेगा। जो इनकम टैक्स आपका लगेगा उस इनकम टैक्स पर 10% आपको सर चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। 1 करोड़ से अगर 2 करोड़ आप कमाए तो आपको 15% सर चार्ज देना पड़ेगा। 2 करोड़ से अगर 5 करोड़ कमाए तो आपको 25% सर चार्ज देना पड़ेगा, ठीक ना। ये पहले भी 25% था और अभी भी 25% है। 5 करोड़ से अगर आप ज्यादा कमाए तो पहले 37% था और अब 25% हो गया है। तो ये प्रश्न आ सकता है करंट अफेयर में कि पहले 5 करोड़ पे सर चार्ज कितना लगता था? 37%, और अब कितना लगता है? 25%। तो सर चार्ज क्या होता है? सर चार्ज में जब सरकार देखती है कि एक आदमी को ज्यादा ही पैसा कमा रहा है तो उससे क्या करती, उससे सर चार्ज लेना चालू कर देती है। और सर चार्ज किस पे लगाया जाता है? वो इनकम टैक्स पे लगाया जाता है। सर चार्ज किस पे लगाया जाता है? इनकम टैक्स पे लगाया जाता है, ठीक ना। ये सबसे नहीं लिया जाता है, ये जो बहुत ज्यादा अमीर टाइप के लोग होते हैं ये उन्हीं से लिया जाता है। और ये किस पे लिया जाता है? उनके इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लिया जाता है। अभी सरकार का इतना ही से पेट नहीं भरा, ठीक ना। सरकार कहते रुक जाओ, अभी तुमको हम बताते हैं। तो एक और नया कर लेके आती है, इसको बोलते हैं सेस, यानी उपकर, ठीक ना। क्या बोलते हैं? सेस। सेस क्या होता है ना कि किन्हीं विशिष्ट कार्यों के लिए लिया जाने वाला कर है। मान लीजिए कि सरकार बोल रही है भाई हमको गंगा का सफाई करना है तो पैसा दो तुम। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना है तो पैसा दो तुम, ठीक ना। या स्वास्थ्य के, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ करना है तो सरकार क्या करती है कि इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देती है। इनकम टैक्स के ऊपर फिर टैक्स लगाती है, उसको हम बोलते हैं क्या? उपकर।
उपकर क्या बोलते हैं? एक विशिष्ट प्रकार का कर होता है। अब कर और उपकर में क्या अंतर होता है? जैसे सरकार आपसे टैक्स लिया ना, मान लीजिए 10% टैक्स लिया, तो सरकार उस पैसे को अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। उससे सड़क बनवा सकती है, उससे ओवरब्रिज बनवा सकती है, मतलब उससे कुछ भी कर सकती है। वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब उपकर लिया जाता है, सेस लिया जाता है, तो ये उन्हीं कार्यों में खर्च किया जाता है जिन कार्यों के लिए आपसे उपकर वसूला गया है। उपकर जो है सामान्यतः शिक्षा के लिए लिया जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए लिया जाता है, गंगा की सफाई, जिसको स्वच्छता अभियान बोल सकते हैं, ग्रामीण विकास, इन सब चीजों के लिए, इन सब कार्यों के लिए लिया जाता है। मान लीजिए सरकार आपसे बोला कि भाई हमको 4% सेस दो शिक्षा के लिए, तो ये सरकार जो 4% सेस आपसे लेगा, ये शिक्षा के विकास में ही खर्च करेगा। ये नहीं कि ये सेस आपसे लिया 4% और अपने मर्जी से खर्च कर दिया। लेकिन आपसे जो कर लिया है, उस कर को कहां खर्च करेगा? उसका जहां मर्जी वहां खर्च करेगा। अब तीनों को हम जोड़ के देखते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, कैसे सेस लगता है, कैसे सरचार्ज लगता है। इसका ना एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना? ठीक ना? तो समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया कमाई किया, ठीक ना? 1 लाख रुपया कमाई किया, इस पर लग गया इसका 10% इनकम टैक्स। तो कितना लगा? 10,000 इनकम टैक्स लग गया, ठीक ना? अब सरकार के नजर में ये 1 लाख रुपया मान लीजिए 50 लाख से ज्यादा है, ठीक ना? तो सरकार बोलेगा कि इस पर हमको तुम 5% क्या करो, सरचार्ज दो। तो ये एक 10,000 का 5% क्या करेगा? सरचार्ज दे देगा। तो 500 रुपये क्या दिया? सरचार्ज। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका? 10,500। अब इस 10,500 पे आपको मान लीजिए 4% सेस देना है या उपकर देना है, ठीक ना? तो टोटल कितना आपको टैक्स देना पड़ा? 10,500 प्लस 420, 02910। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सेस किसके ऊपर लगता है? सेस इनकम टैक्स और सरचार्ज के ऊपर लगता है। लेकिन चूंकि सरचार्ज सबके ऊपर नहीं लगता, इसीलिए कई बारी हम ये कह देते हैं कि जो सेस है वो सिर्फ इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। लेकिन अगर प्रश्न ये आया है कि सेस किसके किसके ऊपर लगता है, तो सेस इनकम टैक्स और सरचार्ज के ऊपर लगता है। सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? सरचार्ज उसके ऊपर लगता है जिसका इनकम 50 लाख या उससे ज्यादा हो, ठीक ना? जिसका इनकम 50 लाख से कम है, उसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगता है, ठीक ना? अब देखिए, ये जो आयकर होता है उसके संबंध में कुछ प्रशासनिक बातें समझ लेते हैं, ठीक ना? आयकर वसूलने का काम कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक ना? ये आयकर वसूलने का काम करता है, ठीक ना? आप लोग जब एसएससी सीजीएल की परीक्षा देते होंगे तो एक पद होता है सीबीडीटी में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक ना? ये आयकर को वसूलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये किसके अंदर में काम करती है? वित्त मंत्रालय के अधीन में काम करती है, ठीक ना? तो वित्त मंत्रालय के अधीन एक होता है राजस्व विभाग, और इस राजस्व विभाग के अधीन सीबीडीटी ये सब टैक्स वगैरह के संचालन करने, देखने, वसूलने सबका काम करती है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक ना? आयकर लगाया कैसे जाता है? तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? आयकर अधिनियम 1961 के तहत आयकर लगाया जाता है, ठीक ना? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी टैक्सेस से। एक मिनट। अब इसके बाद और भी प्रत्यक्ष कर है, जैसे कारपोरेशन टैक्स, उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स, संपत्ति कर,
ये सब और कर जो है इनको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़े हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। जय हिंद।